जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हो गया है जो कि आपके NCERT बुक के द्वारा कराया गया है, और आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में प्लस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपको जितने भी प्रश्न कराएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए आगे चलते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इन्फॉर्मेशन कभी कभी PDF भी मिल जाएगा, क्यूज का भी मौका मिलेगा, तो जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब चलिए आपके सामने एक नंबर प्रश्न है जो कि टोटल प्रश्नों की संख्या बात करें तो 11 है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात और कहेंगे कि आप क्या कीजिए, 1 से लेके चैप्टर 4 तक जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, अब आपको एक और बात याद रखना है, क्या कि सर आप क्या क्या बता रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रश्न तक करा रहे हैं उसे अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। जो कि आपको पेड कोर्स है ना, उसमें भी इतना फ्यूचर नहीं मिलेगा। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि आपका और अच्छा प्रैक्टिस हो सके। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करें। यस या नो, आप लाइक और डिसलाइक करके यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कीजिएगा तो यस, या डिसलाइक कीजिएगा तो नो। चलिए फटाफट करके दिखाइए। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बहुत स्टूडेंट लाइक कर दिए है, बहुत खुशी की बात है कि आपने लाइक कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या लिखा है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। क्या कर रहा है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब उत्तर दीजिएगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी 2 नंबर या 5 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो क्या कह रहा है, तीसरी दुनिया मतलब एक दुनिया होगा, दूसरी दुनिया भी होगा और तीसरी दुनिया। पहले 2 देश बना होगा, मतलब दो दुनिया बना होगा, उसके बाद ही ना तीसरा दुनिया बना होगा। तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो देखिए क्या लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार 2 गुटों में विभाजित हो गया। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार 2 गुटों में विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला था। कितने, 1939 से लेके 1945 तक। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अमेरिका तथा दूसरी तरफ सोवियत संघ था। देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद क्या, संसार 2 गुटों में विभाजित हो गया, जो कि एक तरफ कौन था, अमेरिका था। कौन था, अमेरिका। और दूसरी तरफ कौन था, सोवियत संघ था। तथा तीसरी तरफ वो देश सम्मिलित थे जो न अमेरिका और न सोवियत संघ में शामिल थे। और तीसरा देश, जैसे तीसरा देश कह सकते हैं, तीसरी दुनिया कह सकते हैं, वो है जो कि न कि अमेरिका का सदस्य बना और न ही सोवियत संघ का सदस्य बना, उसका अलग ही गुट बन गया। उसका एक अलग ही गुट था जिसमें यह देश शामिल है। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकसित विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के रूप में जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। एक बार और आपको रिपीट कराएंगे ताकि और आपको अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तीसरी दुनिया के लगभग 48% वैक्स निरक्षण है तथा निर्धन है। तीसरी दुनिया के देशों में स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय चेतना भी उत्पन्न हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने तीसरी दुनिया के इन नव स्वतंत्र तथा नवनिर्मित राज्यों को अपनी ओर आकर्षित किया, और उन्होंने यह भी महसूस किया कि किसी एक अमीर तथा संपूर्ण गुट में मिलने से अच्छा है कि अलग स्वतंत्र की स्थापना की जाए। अब आपको समझाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या था, 2 गुट था। क्या था, 2 गुट था। और ये जो गुट है तीसरा गुट है। ये गुट को मान लीजिए अमेरिका, इसको मान लीजिए सोवियत संघ, यहाँ पर मान लीजिए भारत है, ये जो है अफ्रीका हो गया, कोई और भी देश ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए भारत अगर अमेरिका के साथ मिल रहा है तो 2 ही देश बन जाएगा। ठीक है, 2 ही देश बनेगा। लेकिन वो जब अमेरिका, भारत भी जल्दी जल्दी आज़ाद हुआ था, अफ्रीका भी आज़ाद हुआ था, दूसरा देश भी आज़ाद हुआ था। जो देश आज़ाद हुआ था वो फिर नहीं चाहता था कि हम गुलाम बने। क्या चाहते थे, वह नहीं चाहते थे कि हम गुलाम बने। तो इसीलिए क्या क्या एक नया गुट बनाया
जिसे गुट निरपेक्ष का नाम दिया। तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से 100% समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, ये प्रश्न कोई ज़्यादा खास नहीं था, बट आगे चलेगा तो आपको और अच्छा प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपको 1 से 2 साल पूछा गया है, 1 से 2 साल करीब पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, मार्शल योजना क्या है, मार्शल योजना क्या थी, मार्शल योजना किसे कहते हैं, मार्शल योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, उत्तर आपको इसी प्रकार देना है। ठीक है, ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए, मार्शल योजना जिसकी स्थापना 1948 में अमेरिका द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा। किसकी, मार्शल योजना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। यह योजना अमेरिका विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है। किसके, मतलब कि अमेरिका के जो विदेश है ना, मंत्री के नाम पर, क्या नाम पर, विदेश मंत्री, मार्शल योजना के नाम पर प्रसिद्ध है। ये जो मार्शल योजना है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति बढ़ गई। आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोप देशों की व्यवस्था में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। मतलब आप समझिए क्या कह रहा है, मेरा बैटरी जो है 10% बच गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंप्लीट करा के जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें, देखिए, ये जो मार्शल योजना है ना, ये यूरोपीय संघ के बारे में बोला है, किसके, यूरोपीय देश। और यहाँ पर क्या था, बहुत ही आर्थिक स्थिति से धीरे धीरे डाउन हो रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अमेरिका के सहयोग मिला या क्या मिला पता नहीं, बट जब 1948 में जब इसकी स्थापना हुई, तब ये जो यूरोप है ना, आर्थिक स्थिति बढ़ गई। मतलब यूरोप की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे आसमान छूने लगी, किसका, यूरोपीय। और आने वाले वर्षों में पश्चिम यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ। और आने वाले समय में क्या हुआ, 1948 के बाद पश्चिम यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत ही तेज़ी होगी धीरे धीरे। तो ये भी ख्याल से समझ में आ गया। देखिए, अगर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आपको यूट्यूब पे 100% समझ में नहीं आएगा जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट लाइन, क्या है, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉडल पेपर, 10 साल का क्वेश्चन बैंक, MVVI सब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। क्या करना है, देखिए, अगर आप ये सब फ्यूचर जैसे अभी आपको हम कराते क्या है, चैप्टर 1 में भी कराए होते, जो कि सब चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी कराए थे, नोट्स भी कराए थे, ऑब्जेक्टिव भी कराए थे, तो ये हो गया। प्लस में आपको मॉडल पेपर मिलेगा जो कि मेरे द्वारा कराया जाएगा, और क्वेश्चन बैंक जो कि 10 साल का मिलेगा, MVVI सब्जेक्टिव मिलेगा जो कि बोर्ड परीक्षा में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा, 99% मान सकते आएगा तो आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो VVI मिलेगा, टेस्ट सीरीज जो 1 महीना में 1 बार लिया जाएगा, और एग्जाम के बाद 3 टाइम लिया जाएगा, 3 बार लिया जाएगा। तो अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 199 रुपया पेमेंट करके, या तो इस नंबर पर मैसेज किए, या तो अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे पेमेंट कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्या है, 7542031831 में आप करिएगा तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपके सामने 3 और प्रश्न है कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में क्षेत्रीय संगठन को उद्गृहित किया जा सकता है। क्या कर सकता है, उद्गृहित किया जा सकता है। क्षेत्रीय संगठन राष्ट्र हित की भावना से ऊपर उठकर क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय संगठन के अस्तित्व ने अंतर्राष्ट्रीय को महत्व दिया है। देखिए, क्षेत्र के बारे में क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, आपको देखिए ये आप ये किताबी लैंग्वेज है, किसके, किताबी लैंग्वेज है, और मेरा लैंग्वेज समझिए क्या कर रहा है, ये मान लीजिए क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर आप रहते हैं और इस क्षेत्र के संगठन हो रहा है, क्या कर रहा है, संगठन, इसी के बारे में मिलजुल कर काम करना, प्रयास करना। क्षेत्रीय संगठन के अस्तित्व ने अंतर्राष्ट्रीय को महत्व दिया, और ये जो मिलजुल कर कार्य करना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर चले, इंटरनेशनल लेवल पर चला गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही था। चलिए, अब ये जो देख रहे हैं ये MVVI क्या है, MVVI है, आ सकता है, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैसे याद रखिएगा, 5 नंबर का प्रश्न है, अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, आसियान के बारे में। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन, क्या है, क्षेत्रीय संगठन है। शुरू में इसके 5 सदस्य देश ही थे, लेकिन बाद में 5 और सदस्य शामिल हुए, जिसका नाम मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं म्यांमार एवं
इसके महत्व का वर्णन इस प्रकार है। अब समझिए क्या कर रहा है। ये जो आसियान है ना, वह सार्क की तरह ही है। सार्क नहीं, आसियान जो है दूसरा, आगे चलिएगा तो और आपको समझ में आएगा। आसियान के बारे में बताते हैं। ये जो आसियान है ना, इसमें कितने देश थे? 5 देश थे। जो कि कौन कौन से थे यहाँ पर देख सकते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ये 5 थे। और बाद में 5 और जगह, मतलब कितना हुआ? 10 हुआ। जो उनकी ब्रुनेई थे, वियतनाम थे, लाओस थे, कंबोडिया और म्यांमार थे। और इनके जो महत्व थे किसके? आसियान के, जो कि इस प्रकार क्या थे, देखिए क्या कर रहा है। परस्पर सहायता व सहयोग बढ़ाना। परस्पर मतलब कि एक दूसरे की सहायता करना और सहयोग बढ़ाना। सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना। और समाज में क्रिया और मतलब कि क्षेत्र के बारे में प्रोत्साहित करना, कुछ अच्छा काम करने के लिए ये कर सकते हैं। आर्थिक विकास तेज करना, मतलब कि जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे 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 क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। किसमें? अपने इंडिया में। ठीक है। क्षेत्र में आर्थिक राजनीतिक अस्तित्व सुनिश्चित करना। क्या है? सुनिश्चित करना। ये आपके 4-5 पॉइंट थे जो कि आपके 5 नंबर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन था। क्या था? लॉन्ग क्वेश्चन था। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? आसियान के मुख्य उद्देश्यों का परिणाम कीजिए, परीक्षण कीजिए। क्या कह रहा है? आसियान के मुख्य उद्देश्य का परीक्षण कीजिए। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र का संगठन है, जो कि क्षेत्रीय संगठन कर सकते हैं या राष्ट्रीय संगठन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जरकात में है। कहाँ पर है इसका जो मुख्यालय है? आपसे पूछा भी जा सकता है कि आसियान के मुख्यालय कहाँ है, तो जरकात में है। कहाँ है? जरकात में। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति एवं उनके आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखना। क्या है? आर्थिक प्रगति मतलब कि धीरे धीरे डेवलप करना, प्लस उसको स्थापित रखना। जैसे मान लीजिए 5 रुपया है, उसे स्थापित रहना, प्लस उसको डेवलप करना, 5 से 6 करना, 7 करना, लेकिन 5 से 4 नहीं होना चाहिए। उसे ही कहते, क्या कहते हैं? प्रगति कहते हैं और अस्तित्व कहते हैं। ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रासंगिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद करना। जैसे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में किसी को व्यापार करना, आर्थिक में, इन सब में क्या होना चाहिए? मदद करना चाहिए एक दूसरे के। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। चलिए, और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि लगातार तो नहीं कर सकते, बट 1 से 2 बार ये भी प्रश्न पूछा गया। क्या है? 1 से 2 बार ये भी प्रश्न पूछा गया। और 2 नंबर में पूछा गया, कभी कभी 5 नंबर में पूछा गया। और ये जो आप देख रहे हैं अभी 5 नंबर का है। कितना का है? 5 नंबर का है। देखिए क्या कह रहा है? दक्षेस या सार्क कर सकते हैं। इसकी स्थापना एवं उद्देश्य को लिखे। आपसे पूछा जा सकता है सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके कितने सदस्य, बस इतना पूछेगा। और उद्देश्य पूछ लिया, मतलब कि 5 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आपको देना है, उत्तर हम देना भूल गए। दक्षेस यूरोपीय संघ तथा आसियान की तरह ही एक क्षेत्रीय संगठन है। देखिए ये जो सार्क है और आसियान है, दोनों सेम के सेम एक ही जैसा है। उसमें 10 देश है और उसमें कितना है? 8 है। कितने हैं? 8 सदस्य। उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए इसकी स्थापना 1985 में थी। किसकी? सार्क की या दक्षेस की। आपको ऑब्जेक्टिव जो कराएंगे तो ये पूछा जाएगा कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। किसके? तो ये हमारे दक्षेस के। ठीक है। लेकिन बाद में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। और बाद में क्या हुआ? पहले तो 7 देश थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो। किसमें? सार्क में। और तो अब इसमें 8 सदस्य देश शामिल है। किसमें? 8 देश है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है, मतलब कि पहले जो था 7 देश था, फिर एक जुड़ गया तो कितना हो गया? 8। उसी प्रकार आसियान में कितने देश थे? 5 देश थे, फिर लेकिन 5 जुड़ गया, कितना हुआ? 10 हुआ। तो समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना तथा उसके जीवन स्तर में सुधार लाना। क्या है कहने का? इसका अर्थ जो होगा, सार्क के बारे में जो बोला जा रहा है, इसमें क्या है? दक्षिण एशिया के क्षेत्र को लोगों का कल्याण करना, कि उसको अच्छा सा सेवा देना, कुछ कल्याण करना, जीवन स्तर में सुधार करना, कि इसकी जीवन स्तर कैसा है नहीं है, उस पर ध्यान देना। ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लोगों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, मतलब आर्थिक भी करना, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सभी में डेवलप करना धीरे धीरे। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता मतलब क्या होता है? खुद पे डिपेंड होने का। ठीक है। उस पर निर्भरता दिया कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बढ़ावा देना चाहिए। तथा माहौल निर्माण करना
करने की सबकी मान मर्यादा सुरक्षित हो। मतलब कि वहाँ पर जो माहौल हो ना उसमें सबकी मान मर्यादा सुरक्षित रह सके। ठीक है, ऐसा माहौल बनाना कि सभी एक दूसरे की समस्या को समझ सके, ऐसा माहौल बनाओ पूरा। जैसे हो गया, मान लीजिए सार्क है, पूरा सार्क है और यहाँ पर 8 देश है। ठीक है, 8 देश यहाँ पर ये हो गया है और ये एक दूसरे की क्या सके, मदद कर सके एक दूसरे के। सभी सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी सहायता को प्रोत्साहित करना और इन सबके समस्याओं को सुलझाना, समझना कि आपको प्रोत्साहित करना, अच्छा से अच्छा योगदान देना। ठीक है, तो ये कुछ समझौते थे जो कि आपको 5 नंबर लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। याद कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा, नहीं याद कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, 100% बात है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पंचशील। क्या कर रहा है, पंचशील। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। पंचशील भी 3 से 4 बार पूछा गया पूरा 2010 से लेके 2009 से मानिए। पंचशील समझौता किसे कहते हैं, पंचशील समझौता किसे कहते हैं। 1954 में भारत व चीन के बीच मित्रता व व्यापार की एक संधि हुई जिसका प्रस्तावना में 5 सूत्र रखे गए थे। कितने, 5 सूत्र रखे गए थे। देखिए, पंचशील समझौता के प्रधानमंत्री कौन थे भारत की तरफ से, तो उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। अब आगे चलिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व प्रभु सत्ता का सम्मान करना। मतलब एक दूसरे का अखंडता के किसी पर आक्रमण न करना। किसी देश, चीन हो गया, भारत हो गया, इस पर कोई भी देश आक्रमण नहीं करेगा। दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप न करना। कोई अपने मन से अपना कार्य कर रहे हैं तो उस पर हस्तक्षेप न करना। समानता व परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये समझौता होने के बाद भी क्या हुआ, 1962 में चीन ने क्या किया, फिर भारत पे अटैक कर दिया और भारत की उस समय हार भी हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। यूरोपीय संघ क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता और उद्देश्य को बताइए। 5 नंबर तो आपको 100% पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, यूरोपीय संघ यूरोप महादेश के कुछ देश जैसे इटली, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग आदि के द्वारा 1957 में स्थापित किया गया था। किया गया एक संगठन है। क्या है ये जो यूरोपीय संघ है, किसके द्वारा संगठन किया गया था, इटली के द्वारा, पश्चिम जर्मनी के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, नीदरलैंड के द्वारा, बेल्जियम के द्वारा, लग्जमबर्ग के द्वारा। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1957 में। तो कब थी, 1957 में हुई थी। किसकी, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्राज़ील या ब्राज़ील में, सॉरी, इसका इंडोनेशिया ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में ही है। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 28 हो गई है। जिसका अपना जिसका अपना संसद, मंत्री परिषद और अलग न्यायालय के साथ साथ अपनी मुद्रा है। क्या है, अपनी मुद्रा, मतलब यूरो। यूरो के नाम से ये जानते हैं। इस संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर की फेमस चीज़ है ये है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। और ये पूरे 28 देशों ने अपनाया था। कितने, पूरे, जहाँ याद इतने सदस्य थे वो सभी के सभी अपनाए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या थे, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, जो कि अभी जस्ट पहले बताए थे। अपने क्षेत्र का सतत और संतुलित विकास करना, अपने क्षेत्र में विकास करना, सतत करना, ये सब करना। क्षेत्र में अस्तित्व को बनाए रखना, अस्तित्व के बारे में बताए हुए थे कि 5 से 6 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर का उठाना, मतलब ऊंचा उठा देना, कि लोगों का स्तर, जीवन को स्तर से बड़ा बड़ा कर देना। ठीक है, सदस्य देशों के बीच निकट आर्थिक संबंध स्थापित करना, ऐसा माहौल पैदा करना कि सभी देश एक दूसरे के यहाँ आकर भ्रमण कर सके। मतलब कि ऐसा माहौल बनाओ कि जो पूरा देश है ना एक जगह इकट्ठा होकर और भ्रमण कर सके, बातचीत कर सके। ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर सके, वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके, साथ ही साथ एक दूसरे के प्रभुत्व की रक्षा कर सके, और कोई भी देश दूसरा देश अटैक करता है तो उसका रक्षा कर सके सभी के सभी देश मिलके। तो ये भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये और एक पहले था यूरोपीय संघ, ये ज़्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये भी ज़्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है, जो कि 5 नंबर का ही प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच संबंध पर प्रकाश डाले। किस पे, भारत और चीन पे संबंध में प्रकाश डालना है। तो भारत का पड़ोसी देश चीन है। क्या है, भारत का पड़ोसी देश कौन है, चीन है। इतना तो याद रहेगा ना, भारत का पड़ोसी देश कौन है, चीन है, जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 है। कौन, चीन। जिन्होंने अपने संबंधों में सुधार के लिए 1954 में पंचशील समझौता किया। क्या किया, मतलब पंचशील समझौता किया भारत और चीन के साथ।
किया और हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था कि जो कि 1954 में दिए थे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन 1962 में भारत पर आक्रमण करके मित्रता के नाम पर करखा पोत दिया। करखा मतलब देखते हैं कि जब अगर आप देखिएगा अभी चूल्हा चली तो खत्म हो गया, सब गैस आ गया है। मतलब पहले के जो जमाना था ना, वहाँ पर एक रोटी बनाने वाला आता था, क्या कहते हैं उसके, तवा, सॉरी तवा कहता है। उसके नीचे अगर रहता है करखा लगा रहता है, जो कि आग के कारण लगता है उसके लकड़ी उकड़ी के, तो उसको कहते हैं करखा पोत दिया। ठीक है, दोनों के बीच संबंध में दरार हो गई। क्या हुई? दरार हो गई। इसका मूल कारण चीन की विस्तारवादी नीति है। क्या है? विस्तारवादी, वो धीरे धीरे फैलता जा रहा था, मतलब कि अपना जगह ले। चीन का विस्तारवादी नीति भारत के लिए चिंता का विषय हो गया। क्या हुआ? चिंता का विषय। यह कभी ब्रह्मपुत्र नदी के जल को बंटवारा पर विवाद खड़ा करता, मतलब कि कभी कभी कुछ भी विवाद कर। दूसरी ओर वर्तमान में चीन म्यांमार के कोको द्वीप, बांग्लादेश का चंडगांव बंदरगाह तथा पाकिस्तान में कराची और गवाईदर बंदर का आधुनिकीकरण कर रहा है। साथ ही वह श्रीलंका और मालदीव के क्षेत्रों में अपने सैनिक प्रशिक्षण के केंद्र की स्थापना करके मोती के माला के समान भारत के चारों तरफ से घेर लिया है। क्या हुआ? देखिए, जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये भारत हो गया और ये भारत के चारों तरफ से घेर लिया। कौन? चीन। उसी का राजा रहा, जो भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। एक कहावत है ना, लोहा लोहा को काटता है। अतः भारत भी चीन के चारों ओर से घेरे, लेकिन भारत के लिए यह संभव नहीं है। मतलब कि जो चीन है ना, चीन भी हो गया, उसे भारत भी घेर ले ऐसा, लेकिन भारत के लिए संभव नहीं है। और दोनों की बात करें तो एक बार धोखा दे चुका है। अतः इस विकल्प के लिए वह अमेरिका के साथ अच्छे संबंध की स्थापना कर उस विकल्प का तलाश किया। ठीक है, मतलब कि इस विकल्प का संबंध किया कि अमेरिका से भी संबंध करना स्टार्ट कर दे। कौन? भारत। तो मतलब कि एक बार जो है चीन आक्रमण कर दिया होता है, इसीलिए भारत भी सतर्क हो गया। कोई भी देश होता है, कोई भी आदमी होता है कि उस पर एक बार अटैक हो जाता है तो वह सतर्क हो जाता है, चाहे आप हो या हम हो या देश हो या गाँव हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर आपके सामने 10 नंबर एक और पढ़ाएंगे 11 नंबर प्रश्न में। और बचा है, यूरोपीय संघ कौन कौन से कारक एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं? क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ को कौन से कारक एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, इसके बारे में देखिए। यूरोपीय संघ पश्चिमी यूरोप होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा है ना, यूरोप के देशों का आर्थिक संगठन जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या हुआ? जैसे ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, दो राजा है और ये चाहते कि हम सत्ता पर बैठे, ये चाहता कि हम ये सत्ता पर बैठे, तो उसे ही सत्ता के वैकल्पिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो आदमी है, एक सत्ता है, तो इसके दोनों में बीच क्या होगा? झगड़ा होगा कि हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। उसी को क्या कहते हैं? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या उभर रहा है। चलिए, सभी देश के भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। यहाँ सभी देश यूरो मुद्रा को अपनाए। क्या क्या? यहाँ के जो सभी देश थे क्या किए? यूरो मुद्रा को अपना लिया। क्या किया? यूरो। ठीक है, जो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। सभी देश की विदेश नीति व सुरक्षा नीति भी समान है। क्या है? सभी देशों की विदेश नीति व सुरक्षा नीति भी समान है। सभी देशों में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्या है? सभी देशों में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अमेरिकी वर्चस्व से मुक्ति पाना। क्या हुआ? ये सब जो पॉइंट थे आपको 100% याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। और ये आपके लास्ट है, जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ क्या कर रहा है? यूरोपीय संघ और आसियान जैसे संगठन न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, ये कहने का अर्थ ये कि जो यूरोपीय है और आसियान है, ये जो इन्हीं दोनों के बीच में नहीं है, किसके? सत्ता के लेके, बल्कि ये तो पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर है। इसीलिए इन्हें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहता है? सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कहा जाता है। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन और जापान ने जिस तरह अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, उस आधार पर वे भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र माने जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, उसके बाद चीन और जापान, जानते हैं कि जापान और चीन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है। चीन तो थोड़ा सा कम है, बट देखिए जापान जो है जनसंख्या के मामले में कम है, लेकिन विकसित में नंबर 1 पे कह सकते हैं। ठीक है,
विकसित करने में यहाँ पर जापान में 7G चलता है। कितना है? 7G। और हम सब कितना जी यूज कर रहे हैं? 5G यूज कर रहे हैं। ठीक है, सोच सकते हैं हम सबसे 2 GB बहुत ही आगे है। कौन? जापान। उस आधार पर वे भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र माने जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जापान एक छोटा सा देश है। देखिए आ गया ना, जनसंख्या के छोटा सा देश है, पर उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स कंडीशन में वो सबसे अच्छा है। इसी तरह चीन विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश है, पर ऐसा लगता है कि 2040 तक वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उभरेगा। मतलब ये जो है ना, अमेरिका को भी पीछे छोड़ छाड़ के कहाँ होगा? सबसे आगे उभर जाएगा। तो ये टोटल के टोटल प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात और आपको बताएंगे कि सही में अगर आपको चाहिए सभी के सभी, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कीजिए अभी फिलहाल। तो आपको थोड़ा सा ऑफर है आपके लिए। क्या है? ऑफर है कि आपको बहुत ही मीडियम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। ऑफर आपके लिए बेस्ट चल रहा है। तो एक बार इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो आपको जरूर इस पे रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, प्लस आपको पीडीएफ लेना है, थोड़ा मोरा पीडीएफ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। क्यों जो के लिए मौका मिलेगा, सिर्फ 1-2 पीडीएफ डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, वहीं पर अगर आप क्लास 10th वाले स्टूडेंट को बताते हैं RDX सेल्फ स्टडी के, तो आपको हम एक पीडीएफ आपको अलग देंगे, एक सब्सक्राइबर बढ़ाने पर 1 पीडीएफ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।